अगर आप समझते हैं कि कार्टून्स सिर्फ बच्चों के लिए सेफ और फन होते हैं, तो ये वीडियो आपको शॉक करने वाली है। 60s से 80s तक कुछ ऐसे एनिमेटेड शोज बने जो इतने अजीब, डार्क और कंट्रोवर्शियल थे कि लोग या तो कंफ्यूज हो गए, कुछ कैंसिल हो गए, कुछ चुपचाप गैप कर दिए गए। आज हम अनकवर करेंगे वो कार्टून्स जो अपने वक्त से ज्यादा स्ट्रेंज थे और शायद इसीलिए भूल दिए गए। द ऑसमंड्स इन आउटर स्पेस। जब आप अर्ली 70s के सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स के बारे में सोचते हैं, तो आपके जहन में सुपर हीरोज, स्कूबी डू मिस्ट्रीज या विकी रेस कार्स आते हैं। लेकिन फिर आया दी ऑसमंड्स इन आउटर स्पेस, एक ऐसा शो जो इतना अजीब था कि लोग एंटरटेन होने के बजाय कंफ्यूज हो गए। ये सीरीज पॉपुलर ऑसमंड फैमिली बैंड पर बेस्ड थी, जहां उन्हें इंटरगैलेक्टिक एडवेंचरर्स के रूप में दिखाया गया, एलियंस से लड़ते हुए और कॉन्सर्ट्स के दरमियान कॉस्मिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए। एनिमेशन चीप थी, रैंकिन स्लैश बेस ने जल्दी में बनाई ताकि फैमिली की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जा सके उसके फेड होने से पहले। एपिसोड्स में लेसर गिटार्स, स्पेस विलन्स जो उनकी म्यूजिक चोरी करना चाहते थे, और बबल गम पॉप नंबर्स के दरमियान जबरदस्ती डाले गए मॉरल लेसन्स शामिल थे। यहाँ ट्विस्ट आता है, कुछ पेरेंट्स का कहना था कि ये शो सिर्फ सिली नहीं, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि म्यूजिक ट्रैक्स में सबलाइमिनल मैसेजेस छिपे हुए हैं। जब रेटिंग्स गिरने लगी, एबीसी घबरा गया और सिर्फ एक सीजन के बाद शो हटा दिया। बिहाइंड द सीन्स इनसाइडर्स कहते थे कि खुद ऑसमोंड्स को भी यह पसंद नहीं था और इसे एम्बैरेसिंग कहा। फिल्म रील्स खो गई, एपिसोड्स गायब हो गए और सालों तक फैन समझते रहे कि इसे जानबूझकर दबा दिया गया। कई सालों बाद बूटलेग्स वापस सामने आए और नए व्यूअर्स इसकी कैंपी वियर्डनेस देखकर हैरान रह गए। जो चीज पहले मजाक बनी थी, आज एक कल्ट ऑडिटी बन चुकी है। लेकिन अपने वक्त में दी ऑसमंड्स इन आउटर स्पेस कोई कॉस्मिक हार्मनी का ख्वाब नहीं था। ये एक सुरियल याद दहानी थी कि फेम कितनी जल्दी क्रैश कर सकती है। क्लच कार्गो। पहली नजर में क्लच कार्गो एक टिपिकल हीरोइक एडवेंचर सीरीज लगता था। एक टफ पायलट, उसका यंग साइडकिक और उनका वाफादर डॉग दुनिया भर घूमते हुए विलन्स को रोकता और मिस्ट्रीज सॉल्व करता था। लेकिन एक चीज ने इस कार्टून को अनफॉरगेटेबल और बहुत अनसेटलिंग बना दिया। माउथ्स एनिमेट करने के बजाय प्रोड्यूसर्स ने सिंक्रोवॉक्स टेक्निक यूज की, जहां रियल इंसानी लिप्स को स्टिल ड्राइंग्स पर पेस्ट किया जाता था। जब ये शो प्रीमियर हुआ, बच्चे फैसिनेटेड हो गए। ये चीप था, फास्ट था और बिल्कुल नया लगता था। लेकिन बहुत से पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए। कुछ ने कंप्लेंट्स भी लिखी, कहते हुए कि उनके बच्चों को इस अनकैनी मूवमेंट की वजह से नाइटमेयर्स आए। बिहाइंड द सीन्स सिंक्रो वॉक सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग ट्रिक थी। क्लार्क हास और कैमरामैन एडविन गिलेट चाहते थे कि कम बजट में जल्दी एपिसोड्स बनाए जाएं, और ये काम कर गया। एपिसोड्स ट्रेडिशनल एनिमेशन के मुकाबले में बहुत कम वक्त में बन गए। वक्त के साथ क्लच कार्गो एक जोक बन गया। कॉमेडियंस ने इसका मजाक उड़ाया और एनिमेटर्स ने इसे फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहा। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी अजीब हाइपनोटिक क्वालिटी की बात की, जैसे यह क्रूड टेक्निक अनजाने में किसी सुरियल चीज को छू गई हो। मेनस्ट्रीम टीवी से गायब होने के बावजूद बूटलेग टेप्स ने इसे जिंदा रखा और आज ये एनिमेशन हिस्टोरियंस के लिए एक कल्ट ट्रेजर है। जो कभी बच्चों को डराता था, आज स्कॉलर्स को फैसिनेट करता है। पीछे मुड़कर देखीं तो क्लच कार्गो सिर्फ एक कार्टून नहीं था, यह एक झलक था कि डेस्परेशन और इनोवेशन मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमेशा याद रहे, चाहे गलत वजह से ही क्यों ना हो। द माइटी ऑरबॉट्स। जब 80s में जायंट रोबोट्स हर जगह थे, ट्रांसफॉर्मर से लेकर वोल्ट्रॉन तक, एक शो ने और भी ज्यादा स्ट्रेंज होने की हिम्मत की, द माइटी ऑरबॉट्स। जापान में टीएमएस ने इसे प्रोड्यूस किया और अमेरिका में एबीसी के जरिए रिलीज हुआ। ये एनिमे स्टाइल को सैटरडे मॉर्निंग के फन के साथ मिक्स करता था। एक यंग साइंटिस्ट रॉब सिम्पसन्स 6 क्वर्की रोबोट्स की टीम कंट्रोल करता है, जो मिलकर एक पावरफुल मशीन और बॉट। पहली नजर में ये सक्सेस के लिए बना लगता था। एनिमेशन अपने अमेरिकन राइवल से काफी बेहतर थी। कैरेक्टर्स कलरफुल थे और शैडो एम्पायर के खिलाफ बैटल्स फास्ट और स्मूथ थे। फिर भी शो सिर्फ 13 एपिसोड्स के बाद गैप हो गया। यहाँ कहानी अजीब हो जाती है। रिलीज के बाद ही टॉय कंपनी तोंका ने लॉ सूट फाइल किया
कहते हुए कि द माइटी ऑटोबॉट्स उनके प्रॉपर्टी गोबॉट्स से मिलता जुलता है। एबीसी लीगल इश्यू से दार गया और शो क्वाइटली हटा दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि असली वजह सिर्फ लॉ सूट नहीं थी। कुछ इनसाइडर्स के मुताबिक एग्जीक्यूटिव्स इसके बहुत जापानीज फील से अनकंफर्टेबल थे, बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड, ड्रामेटिक और अमेरिकन बच्चों के लिए अनयूजुअल। जिन फैंस ने इसे देखा वो कभी नहीं भूले। ऑटोबॉट्स के कैरेक्टर्स शाई बू से लेकर फ्लर्टेशियस ओनो तक ने ह्यूमर और हीरोइज्म का यूनिक मिक्स क्रिएट किया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स लॉसूट ने मर्चेंडाइजिंग डील्स को रोक दिया और शो के सरवाइव करने के चांसेस खत्म हो गए। कई सालों तक एपिसोड्स मिलना मुश्किल हो गए। सिर्फ कलेक्टर्स के पास VHS बूटलेग्स में मिलते थे। फिर इंटरनेट के दौर में ये दोबारा सामने आया, अपनी आर्टिस्ट्री के लिए प्रेज्ड हुआ और कॉर्पोरेट पैरानोया का शिकार समझा गया। द माइटी ऑटोबॉट्स सिर्फ बैड रेटिंग्स की वजह से गैब नहीं हुआ। ये इसलिए मिटा क्योंकि ये अपने वक्त से आगे ज्यादा स्ट्रेंज और ज्यादा रिस्की था। द न्यू एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ये कोई आम कार्टून नहीं था। दरअसल यह टेलीविजन के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स में से एक था जहां लाइव एक्शन और एनिमेशन को मिक्स किया गया। NBC का द न्यू एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 3 रियल एक्टर्स हक, टॉम और बैकी को एक पूरी एनिमेटेड दुनिया में ले आता था। हर हफ्ते ये सिनिस्टर इंजन जो से भागते हुए अजीब एडवेंचर्स में फैंस जाते थे, कभी अरेबियन नाइट्स जैसी कहानियों में। लेकिन ऑडियंस तैयार नहीं थी। कुछ लोगों को लाइव एक्शन बच्चे अजीब लगते थे, जैसे वो कार्टून विलन्स के एग्जैजरेटेड एक्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे। दूसरों को ये अनसेटलिंग लगा, जैसे बच्चे उस सरियल दुनिया में फंस गए। क्रिटिक्स डिवाइड थे। कुछ ने इसकी डेयरिंग फ्यूजन की तारीफ की। रूमर्स फैले कि टेक्निकल प्रोसेस इतना मुश्किल था कि एनिमेटर्स अक्सर स्केड्यूल से पीछे रह जाते थे, जिसकी वजह से एपिसोड्स को जल्दी जल्दी जोड़कर कंप्लीट किया जाता था। NBC ने सिर्फ एक सीजन के बाद शो बैंड कर दिया और सिर्फ 30 एपिसोड्स ही इसका पूरा लेगेसी बन गए। सालों तक ये भूल दिया गया। सिंडिकेशन ने इसे इग्नोर किया और नए व्यूअर्स को पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है। एनिमेशन हिस्टोरियंस ने इसे दोबारा डिस्कवर किया और बताया कि यह उन टेक्निक्स का अर्ली एग्जाम्पल था जो बाद में हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट जैसी फिल्म्स में यूज हुई। आज इसे एक चिल्ड्रंस एडवेंचर से ज्यादा एक अजीब और पायोनियरिंग फेलियर के तौर पर याद किया जाता है, ये साबित करते हुए कि कभी-कभी इनोवेशन ऑडियंस के लिए बहुत जल्दी आ जाती है। द न्यू एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बोल्ड भी था, बिजार भी, और अपने वक्त से आगे भी। फैंटास्टिक प्लैनेट ये टीवी शो नहीं बल्कि एक एनिमेटेड फीचर फिल्म थी, लेकिन फैंटास्टिक प्लैनेट 70s और 80s में लेट नाइट टेलीविजन पर आती थी और उन बच्चों को कंफ्यूज और दारा देती थी जो इस पर अचानक आ जाते थे। ये फ्रेंच चेकोस्लोवाक को प्रोडक्शन हर एंगल से सरियल थी। इसमें एक फ्यूचर दिखाया गया जहां ह्यूमंस छोटे कमजोर ऑम्स को बड़े नीले एलियंस ड्रग्स इंस्लेव करते हैं। विजुअल्स बिल्कुल अलग थे, वेस्टर्न एनिमेशन जैसा कुछ भी नहीं। कैरेक्टर्स धीमी ड्रीम जैसी मूवमेंट करते थे। लैंडस्केप्स लिविंग पेंटिंग्स जैसे लगते थे, जहां ग्रोटेस्क इंसेक्ट्स जैसी मखलूक भरी हुई होती थी। टोने हिप्नोटिक था, साइंस फिक्शन और नाइटमेयर का मिक्स। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स ने इसे लेट नाइट दिखाना शुरू किया, पेरेंट्स रिएक्ट कर गए। इमेजरी बहुत स्ट्रेंज और डरावनी थी। कुछ स्टेशंस ने इसे सीधा बान कर दिया, कहते हुए कि ये फैमिली प्रोग्रामिंग के लिए मुनासिब नहीं। सेंसरशिप बोर्ड्स भी परेशान थे, क्योंकि ये असल में ऑपरेशन रेवोल्यूशन और सोशल कंट्रोल की कहानी लगती थी। बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर रेने लालू ने कम बजट और पॉलिटिकल प्रेशर का सामना किया और कोल्ड वॉर के दौर में सरियल आर्ट को छुप कर इस प्रोजेक्ट में डाला। फिल्म ने कान में स्पेशल जूरी प्राइज भी जीता, लेकिन फिर भी अमेरिका में मुश्किल से रिलीज मिली। सालों तक ये सिर्फ कल्ट सर्कल्स में जिंदा रही। आज क्रिटिक्स इसे एडल्ट एनिमेशन का मास्टरपीस कहते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो इसे गलती से देख बैठे, ये एक हॉन्टिंग ड्रीम थी। फैंटास्टिक प्लैनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये एक वार्निंग थी जो सरियल खूबसूरती के अंदर छुपी हुई थी। द एडवेंचर्स ऑफ मार्क ट्वेन। स्टॉप मोशन एनिमेशन हमेशा से थोड़ी अजीब और गोस्टली फील देती है, लेकिन द एडवेंचर्स ऑफ मार्क ट्वेन ने इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले गया। विल विंटन के डायरेक्शन में बनी ये क्लेमेशन फिल्म अमेरिका के
मशहूर राइटर को जिंदा करती है, लेकिन बिल्कुल फनी तरीके से नहीं। ट्वेन एक एयरशिप चलाकर स्पेस में जाता है, जहां वो टॉम सॉयर, हक फिन और बेकी थैचर को अपनी कहानियों के सरियल सफर पर ले जाता है। बच्चे जो फन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें ईरी और फिलोसॉफिकल कहानियां मिली। सबसे मशहूर सीन द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर था, जिसने देखने वालों को शॉक कर दिया। एक फेसलेस एंजल जिसका नाम सेटन है, मिट्टी से छोटी दुनिया बनाता है और फिर उसे बिना किसी इमोशन के डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ ब्रॉडकास्ट्स में इस सीन को सेंसर किया गया, लेकिन VHS ने इसे जिंदा रखा और लोग इसे सबसे डरावना कार्टून कहने लगे। पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि यह बच्चों के लिए बहुत डार्क है, जबकि क्रिटिक्स ने इसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की। बिहाइंड द सीन्स विंटन बजट इश्यूज से लड़ रहा था और एनिमेटर्स हर छोटी शॉट पर हफ्तों का टाइम लगाते थे, लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज हुई और ऑडियंस को कंफ्यूज कर गई। बाद में यह एक कल्ट लेजेंड बन गई। सालों तक ये क्वाइटली सर्कुलेट होती रही और नए व्यूअर्स उस नाइटमेयर सीन को देखकर हैरान रह जाते थे। इसे एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। लेकिन जिन बच्चों ने इसे रात को गलती से देखा, उनके लिए द एडवेंचर्स ऑफ मार्क ट्वेन कोई एजुकेशनल फिल्म नहीं थी। ये एक डरावना ड्रीम जैसा सफर था जो कभी नहीं भूलता। वेट टिल योर फादर गेट्स होम। वेट टिल योर फादर गेट्स होम एक एडल्ट ओरिएंटेड सिटकॉम था, जिसे अक्सर ऑल इन द फैमिली का कार्टून वर्जन कहा जाता है। ये हैरी बॉयल की जिंदगी फॉलो करता था, एक मिडिल क्लास बाप जो अपने काउंटर कल्चर बच्चों और नोसी नेबर्स के साथ हमेशा क्लैश करता रहता था। कुछ क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की कि ये सोशल इश्यूज को बोल्डली टैकल करता है। उन्हें लगता था कि हना बर्बेरा स्कूबीडू जैसी लाइट हार्टेड चीज लाएगा, ना कि वियतनाम और सिविल राइट्स पर एनिमेटेड आर्ग्यूमेंट्स। ABC एफिलिएट्स को इतनी कंप्लेंट मिली कि लोगों ने डिमांड किया कि शो कैंसिल किया जाए। बिहाइंड द सीन्स राइटर्स को समझ नहीं आता था कि सॉटायर को कितना पुश किया जाए, और कुछ एपिसोड्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से शेल्व कर दिया गया। एक खास एपिसोड जो एक्सट्रीमिस्ट पेट्रियट ग्रुप्स का मजाक उड़ाता था, उस वक्त एयर हुआ जब अर्ली 70s में पॉलिटिकल टेंशन्स पीक पर थे। स्पॉन्सर्स ने एड्स वापस ले लिए और स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स घबरा गए। ये शो 3 सीजन्स तक चला, जो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी लंबा था। द फ्लिंटस्टोन्स की तरह ये लाइट हार्टेड नॉस्टैल्जिया नहीं बन सका, बल्कि एक भूला हुआ ऑडिटी बन गया। बाद में इन एनिमेशन हिस्टोरियंस ने इसे अपने वक्त से आगे कहा, द सिम्पसन्स और फैमिली गाय जैसी शोज का प्रीकर्सर। लेकिन अपने वक्त में यह रिस्की था। ये याद दिलाता हुआ कि एनिमेशन सिर्फ फन नहीं, बल्कि सोसाइटी का आईना भी हो सकता है, जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। तो इनमें से कौन सा कार्टून आपको सबसे ज्यादा वियर्ड या डिस्टर्बिंग लगा? क्या आपने इनमें से कोई पहले देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हिडन और फॉरगॉटन स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप मिस न करें पॉप कल्चर के सबसे अजीब राज।